मेरे पिता के मल्टीपल एक्सटर्नल अफेयर थे, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर थे उनके, अलग अलग महिलाओं के साथ, पड़ोस वाली के साथ, घर की काम वाली बाई के साथ। मेरी मम्मी ने मेरे शोल्डर्स को, मेरे कंधों को दोनों ऐसा टाइट पकड़ के मेरी आंखों में घूरते हुए देख के मुझे कहा, हॉस्टल में मैंने बड़े बड़े पोर्च और वरांडे में झाड़ू लगाया, मैंने वहां पे पोछा लगाया, मैंने वहां पे बर्तन धोए और I'm really sorry. अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। 13 साल की उम्र में जब आमतौर पर बच्चे पढ़ाई लिखाई खेलना कूदना करते हैं, है ना, जिंदगी को जीते हैं, अपने माँ पिताजी के लाड़ प्यार में पलते हैं, बढ़ते हैं, उस उम्र में मैंने आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने का फैसला किया। उस उम्र में मैंने पैसे कमाने का निर्णय लिया। उस 13 साल की उम्र में मैंने टीचर बनने का डिसीजन लिया और महज 300 रुपए के साथ अपनी इस जर्नी को शुरुआत की। मेरा नाम है पारुल आर्य और मैं हूं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। मेरा जो जन्म है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरी माँ रेलवे एम्प्लॉय, जिनकी बेटी होने का बेहद गर्व है मुझे, और मेरे जो पिता है वे ऑटो चालक थे, वो ऑटो चलाते थे, ऑटो ड्राइवर थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा की लव मैरिज हुई और मैंने अपने बचपन में मेरे माँ पिताजी को हर दिन हर रात सिर्फ लड़ते हुए देखा। एक ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी जहां पर रोज मेरे पिता लेट घर आते, मेरी मम्मी को मारते, अलग अलग चीजों से मारते और उनको गाली बकते, और ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूजिव एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी। हद तो तब पार हुई जब मेरी मम्मी के सामने कुछ ऐसी चीजें आने लगी कि मेरे पिता के मल्टीपल एक्सटर्नल अफेयर थे, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर थे उनके, अलग अलग महिलाओं के साथ, पड़ोस वाली के साथ, घर की काम वाली बाई के साथ। और क्योंकि मेरे पिता एक ऑटो चालक था और मेरी मम्मी एक सपोर्टिव वाइफ और एक बेहतरीन बेहतरीन माँ है, उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों मेरे पति एक ऑटो चालक ही रहे। मेरी मम्मी ने उनकी गलतियों को कुछ हद तक माफ करने की कोशिश की, चीजों को अवॉइड और इग्नोर करने की कोशिश की और मेरे पिता की मदद की। रेलवे एम्प्लॉय होने के नाते उन्हें लोन मिल जाता था गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर, और उन्होंने मेरे पिता की मदद की एक एंड्री मोटर्स नाम की कंपनी खोल के देने में। और वो कुछ इस प्रकार का था कि अजनी नाम का एरिया है नागपुर शहर में जहाँ मैं रहती हूँ, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे उन्होंने उनको एंड्री मोटर नाम की कंपनी खोल के दी, जिसमें वो कार्स को ठीक करते और उसको नए अच्छे दामों में बेचते। पुरानी कारों को लेकर आते, उसको ठीक करते, उसको अच्छे दामों में बेचते। वहाँ पे मेरे पिता ने एक असिस्टेंट टेलीकॉलर रिसेप्शनिस्ट, जो आप कहे, वो उन्होंने रखा और उनके साथ में भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। हैरत की बात यह है कि वो महिला जानती थी कि मेरे पिता शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं और वो बिजनेस पूरा मेरी मम्मी के सपोर्ट से खुला हुआ है। इसके बावजूद भी अपनी सारी मर्यादाओं को लांग कर, भूल कर, वो महिला ने मेरे पिता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। आज बहुत शर्मसार है ये बात कि मेरे पिता मेरी मम्मी के साथ होते हुए भी उन्होंने उनसे शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं और वो जबलपुर नाम के किसी शहर में मध्य प्रदेश में उनके साथ रहते भी है और आज भी टैक्सी ड्राइवर है। और मेरी माँ अपने कर्मों के चलते, अपनी मेहनत के चलते सेंट्रल रेलवे की चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है, जिस बात का मुझे एक बेहद गर्व है। कुछ समय के बाद सारी चीजें सीमा के पार हो गई, सहनशीलता के पार हो गई और मेरी मम्मी को उन्होंने 2-4 लीगल केसेस में भी फंसा दिया, जिसके कारण मम्मी को कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़े 2 बच्चों को संभालते हुए। और मेरी मम्मी कोर्ट कचहरी के चक्कर, और मम्मी ने डिवोर्स फाइल कर दिया और उन्होंने पिता से ये भी कह दिया था कि मुझे ऐसा व्यक्ति, इस पिता का उदाहरण और ऐसे पति का उदाहरण मेरे बच्चों के सामने नहीं लाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को पता चले कि तुम्हारे पिता ऐसे है या मेरा पति ऐसा है। ठीक है, मैं उनको बहुत अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। उन्होंने पहले बचपन में बहुत गाली गलौज, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूजिव एनवायरनमेंट देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद कर लूंगी। ये किस कॉन्फिडेंस पे कहा था मेरी मम्मी ने? क्योंकि वो आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर थी, वो पैसा कमाती है, वो रेलवे एम्प्लॉय है, तो उन्होंने इस कॉन्फिडेंस पे कह दिया कि मैं मेरे बच्चों का परवरिश खुद देख लूंगी, उनको एक अच्छा भविष्य दूंगी। मेरे पिता ने सॉरी बोलने के बजाय, चीजों को सुधारने और संभालने के बजाय अनअपोलोजेटिकली सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बीवी को, 2 बच्चों को छोड़ छाड़ के चले गए। कुछ समय के बाद वो वापस आए।
बिना मेरी मम्मी की परमिशन लिए, बिना उनको इन्फॉर्म किए, बिना मुझसे मेरी विलिंगनेस, मेरी इच्छा पूछे, उन्होंने मुझे मेरी मम्मी से अलग लेकर चले गए और मेरा दाखिला एक हॉस्टल में करवाया। उस हॉस्टल में उन्होंने एडमिशन फीस भी नहीं दी थी, अपने बातों में थोड़ा बहुत नॉमिनल अमाउंट देके कि मैं कुछ महीने के बाद या अगले महीने या 15 दिन में आके पैसे दे दूंगा। ये ऐसे करते करते 8-9 महीने बीत गए। उस हॉस्टल में मैंने बड़े बड़े पोर्च और वरांडे में झाड़ू लगाया, मैंने वहां पे पोछा लगाया, मैंने वहां पे बर्तन धोए, और बर्तन भी किस तरीके से कि बड़ी बड़ी गंजियों में हॉस्टल के सारे लोगों के लिए खाना बनता था, मैं उस गंजियों के अंदर बैठ के उसको मांजती थी। और मैंने कपड़े धोए, इसके अलावा हॉस्टल का सारा काम मुझसे करवाया जाता था। और सीढ़ियाँ थी बहुत बड़ी-बड़ी हॉस्टल में ऊपर, वो सब खराटे से धुलवाई जाती थी। और मेरे पास एक कपड़ा हुआ करता था, एक लाल टॉप और एक ब्लैक पैंट। वो सारी लड़कियां हॉस्टल की मुझे चिढ़ाती थी कि तेरे पास एक ही कपड़ा है क्या? क्योंकि मैं क्रिश्चियन हॉस्टल में थी। तो तेरे पास एक ही कपड़ा है क्या? बार-बार धो के वही कपड़ा पहन लेती है। और क्रिश्चियन हॉस्टल में क्या होता था कि संडे को आपको चर्च ले जाते, बाइबल रीडिंग सिखाते, गाने आपको सिखाते, हिम्स जिसको कहते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया। ये सब हमको सिखाते थे। और जब मैं वापस आती थी चर्च से तो सारी लड़कियां चिढ़ाती थी, फिर लाल टॉप, फिर ब्लैक पैंट, वही धो के पहन लिया। मम्मी की बहुत याद आती थी कि मम्मी के पास जब थी तो स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे मम्मी, मेरे पसंद का। और इसके अलावा सारी, मेरे पास बहुत कपड़े होते थे, अलमारी भर भर के कपड़े होते थे। तो मम्मा ने ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से दे रखी थी, एक अच्छी जिंदगी थी मम्मी के पास। सो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने मेरी मम्मी को कब से नहीं देखा है, और मेरी मम्मी को पता भी नहीं कि मैं इस शहर में हूँ या नहीं हूँ, या मैं कहाँ हूँ। मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। प्रिंसिपल मैम लॉज बहुत अच्छे से जानती थी, लीगल चीज़ें बहुत अच्छे से जानती थी। तो मैं पत्र लिखती थी, और उसी स्कूल में एक लड़की थी, और वो लड़की मेरे घर के एरिया में रहती थी। तो उस लड़की के ज़रिए और प्रिंसिपल मैम की मदद से मैंने पत्र घर पे पहुँचाए कि मम्मी को पता चले कि मैं यहाँ क्या काम कर रही हूँ, कैसे कपड़े पहन रही हूँ, क्या खा रही हूँ, और सडनली मेरे साथ क्या हो गया, और मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। मैं ये पत्र लिखती थी, और मम्मी को जब ये पत्र मिले और प्रिंसिपल मैम की मदद से, उनके ज़रिए जब मम्मी को पता चला कि पारुल नागपुर शहर में ही है और किस हॉस्टल में है, मम्मी बहुत रोई। लेकिन उस बार वो खुशी के आंसू थे कि बेटी का पता लग गया। और बहुत जल्दी मम्मी बिल्कुल उस हॉस्टल में पहुंच गई। सारे उन्होंने 1 साल के जो भी उनके 8-9 महीने के बैलेंस एडमिशन फीस थी वो पूरा पे करके मुझे अपने साथ प्रिंसिपल मैम की मदद से घर लेकर चले गई। और फिर मैं अपनी मम्मी के साथ, अपने भैया के साथ रहना शुरू कर दी। पिता नहीं थे हमारे साथ, और तब से मैं सिंगल मदर के द्वारा पली बड़ी। एक बार मेरी मम्मी ने मेरे शोल्डर्स को, मेरे कंधों को दोनों ऐसा टाइट पकड़ के मेरी आंखों में घूरते हुए देख के मुझे कहा कि पारुल, आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाना चाहती हूँ, और वो अपने अनुभव से सिखाना चाहती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। अगर तू अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक अपने डिसीजंस के साथ जीना चाहती है, बिना कॉम्प्रोमाइज, बिना सैक्रिफाइस के जीना चाहती है, तो तुझे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना होगा। और इस बात को मजाक में मत लेना। मुझे वो बात जैसे दिल में टाटू सी कर गई। स्कूल से आने के बाद मैं मम्मी की बड़ी सी चप्पल पहन लेती, जो ऑब्वियसली मेरे पैर की साइज से बड़ी थी। उनकी चुन्नी एक साइड शोल्डर पे लगा के, हाथ में लकड़ी लेके, उनकी लिपस्टिक ऐसे होठ से थोड़ा सा फैल जाती थी, मुझे लिपस्टिक लगाना नहीं आता था। और मैं अपने पड़ोस की बच्ची के साथ, जो पड़ोस में बच्चे होते हैं, विश्वकर्मा आंटी थी, उनके 3 बच्चे थे, उनके साथ टीचर खेलती थी। और वो आंटी मुझे बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करती थी। तो वो आंटी ने मुझे कहा कि पारुल, तू सिर्फ खेलती क्यों है, तू पढ़ाती क्यों नहीं है? तू पढ़ा मेरे बच्चों को। मेरे 3 बच्चे, मैं 100 रुपए दूंगी तुझको। 3 बच्चे का 300 रुपए लेंगी तू? और मैं उस वक्त सिर्फ 7वीं क्लास में थी ना। आई वॉज लाइक, 300 रुपए, इसमें तो बहुत सारी चॉकलेट्स आ जाएंगी, मैं तो बहुत पैसा कमा लूंगी, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी। आई वॉज लाइक दैट। और मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी इतना पैसा देख के कि पारुल पैसा कमाने लग गई है। मैंने वो चीज़ शुरू कर दी, और मैं बहुत दिल से पढ़ाती थी उनके बच्चों को, उनके होमवर्क करवा के देना, उनको चीज़ें एक्सप्लेन करना। और इसके बाद में उनमें से एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ला लिया, स्कूल में फर्स्ट आ गया। क्लास में तो फर्स्ट आया, स्कूल में भी सबसे अच्छा परसेंटेज उस बच्चे का था। तो वो स्कूल कैप्टन बन गया।
वो आंटी ने वो बात पूरे मोहल्ले में बता दी। और वो फाइनल एग्जाम्स के अगले ही महीने जब न्यू एनरोलमेंट्स हुए अगले सीजन के लिए, तो 19 बच्चे मेरे घर की चटाई पे बैठते और मैं 19 बच्चों को पढ़ाती। सीधा 19 एडमिशन, 3 से 19, यानी आप समझ लीजिए फाइनल एग्जाम के पहले जब मैं 13 साल की थी तो मैं 300 रुपये कमा रही थी 3 बच्चे का, और 14 साल की गई तो मैंने सीधा 1900 रुपये अर्न करना शुरू कर दिया और 19 बच्चे घर की चटाई पे बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं होम ट्यूटर बन गई। ये चीज़ 3 सालों तक चली। मेरा 10वीं हो गया और 10वीं 11वीं, मैं 11वीं में चले गई। और फिर जिस इंस्टीट्यूट से मैंने मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास लगाई थी, वहाँ मेरे परसेंटेज पता चले, उनको पता था कि मैं कैसे बातचीत करती हूँ, तो उन्होंने मुझे 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने का ऑफर दे दिया और बोले सिर्फ आपको 7वीं को 1 घंटा, 8वीं को 1 घंटा पढ़ाना है, 2000 रुपये देंगे। तो 1900 घर में मिल रहे थे, 2000 वो देने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैं इंस्टीट्यूट लेवल पर पढ़ाने लग गई हूँ। और फिर मुझे और साइंस के लीडिंग ट्यूटोरियल से 12वीं क्रॉस करने के बाद ये ऑफर आया कि आप 10वीं के बच्चों को, सीबीएसई स्टेट बोर्ड के बच्चों को पोइट्रीज, चैप्टर्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स ये सब पढ़ाइए, एकेडमिक इंग्लिश लीजिए और काउंसलिंग भी कर लीजिए थोड़ा, और आप बताइए, क्योंकि आपका ताज़ा हुआ है अभी 10वीं 12वीं, तो आप उनको अच्छे से शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने भी मुझे 4000 देने की बात की। तो मैं इस तरीके से मेरी इनकम बढ़ती गई और इंस्टीट्यूट लेवल पे मुझे एक्सपोजर मिलते गया। करते करते मेरा ग्रेजुएशन हो गया। मुझे लगा कि यार मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, उतनी ग्रामेटिकली करेक्ट तो नहीं है, और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की तमन्ना रख रही थी। लेकिन नागपुर में उस वक्त एक भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी। तो मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए कॉलेज कैंपस वगैरह। तो वहाँ पे ZS एसोसिएट नाम की कंपनी थी, उसके सेमीफाइनल राउंड्स तक मैंने क्लियर किए। और जब फाइनल राउंड के लिए मुझे पुणे बुलाया गया, मैंने पूरे घर में ढिंडोरा पीट दिया। मैंने ढिंडोरा कुछ इस प्रकार से पीटा कि मैं पुणे जा रही हूँ, मैं अपना करियर मल्टीनेशनल कंपनी में बनाऊंगी, और वहां जाके फाइनल राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मैं वापस निराश होकर नागपुर आई और 1 हफ्ते तक काफी रोई, खुद ही को संभाल लिया, खुद ही को मोटिवेट किया। आई एम अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। और इसके बाद में मैंने हिम्मत ना हारते हुए, गिव अप ना करते हुए एक और इंटरव्यू देने का फैसला किया। लेकिन अब की बार मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कोई इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मैं सुबह 10 बजे गई एक कंसल्टेंसी में, वहाँ पे इन्फोसिस के इंटरव्यू चल रहे थे। वो कहते हैं ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो आपके लिए और बड़ा रास्ता खोल देता है ना। तो उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया। इन्फोसिस का इंटरव्यू सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम के 5-6 बजे तक मेरे हाथ में ऑफर लेटर था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इन्फोसिस के कॉल सेंटर BPO में, और मैं मैसूर जाने वाली हूँ ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद मेरी जो वर्क लोकेशन मिलेगी वो पुणे मिलेगी। मैं बहुत खुश हो गई कि फाइनली मुझे मेरे शहर के बाहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब लग गई, चाहे फिर वो BPO और कॉल सेंटर ही क्यों ना हो। मैं चले गई वहां पर, 1 साल वहां काम किया और 8 घंटे कॉल सेंटर में अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिशर्स से कंटिन्यूस फोन पे बात करके इंग्लिश उस लेवल पर डेवलप्ड हो गई, उस लेवल पे फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट हो गई। लेकिन साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद में भी मुझे वहां पे प्रमोशन और ग्रोथ फील नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा सुकून तो कम पैसे में अपने शहर में था टीचर बन के। तो मैंने तय किया कि मैं वापस टीचिंग लाइन में जाऊंगी, मैं वापस ये सब छोड़ छाड़ के अपने होम टाउन वापस जाऊंगी। मैं वापस नागपुर आ गई और नागपुर में आके मैंने 1 साल ट्रेनिंग दी, स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू की। उसके बाद एक नागपुर के लीडिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूट में, जहां पर एक क्लास में 100-100, 200-200 बच्चे बैठते, वहां पे मुझे BCom, BBA, BCCA के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, जो रिबेल होते हैं, उनको पढ़ाने का अवसर मुझे मिला। और मैं गलत नहीं कहूँगी, मैंने उनके दिलों पे राज किया। उनके साथ बहुत अच्छा रैपो था मेरा, और वो लोग मुझे बहुत पसंद करते थे एज एन इंग्लिश टीचर, और मैंने उनकी बहुत मदद की। उनके पेपर्स भी बहुत अच्छे गए। इसके बाद 8 साल हो गए थे इंग्लिश के इस टीचिंग करियर में, पढ़ाते मुझे रियलाइज हुआ कि कब तक दूसरे ब्रांड और दूसरों के लिए काम करूंगी। कभी तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा, कभी तो खुद का नाम बनाना पड़ेगा। दूसरों के लिए काम करके खुद का नाम कैसे बनेगा? तो मैंने हिम्मत करके उतनी रेप्यूटेड लीडिंग इंस्टीट्यूट का नौकरी छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने वैसे नहीं छोड़ा, मैंने उनको बताए बिना अपना इंस्टीट्यूट साइड में शुरू करने की कोशिश की। जगह रेंट पे ली, वहाँ पे फर्नीचर, वहाँ पे पेंटिंग, फ्लोरिंग, वाइट बोर्ड लगाना, मार्कर लगाना, सब कुछ तैयारी कर ली। और 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले मैंने उनको नोटिस पीरियड सर्व किया कि सर ये सेशन मेरा आखिरी है। और सब लोग बहुत शॉक थे, ये सारे स्टूडेंट्स एकदम शॉक्ड हो गए थे। उसके बाद 7 तारीख को, 7 मई 2018 को मैंने अपने इंस्टीट्यूट की इनॉग्रेशन किया। मेरे हाथ थर-थर काँप रहे थे। मेरे हाथ में 50 पन्नों की एक रिसीट बुक थी। मुझे लगा कि ये 50 पन्नों की जो रिसीट बुक है, ये भरेगी, लोग एडमिशन लेंगे, मेरा इंस्टीट्यूट चलेगा और कोई मुझसे पढ़ना चाहेगा भी। मैं इस बात को झूठ नहीं बोलूंगी, वो रिसीट बुक आज भी मेरे पास है।
उसमें जो पहला एडमिशन हुआ वो गणेश चाकरे करके स्टूडेंट का हुआ और दूसरा एडमिशन लक्ष्मी बरई नाम की लड़की का हुआ। मेरी फैमिली वो शॉक कि गणेश और लक्ष्मी नाम के एडमिशन मेरे पास में हुए हैं। और उसके बाद 10 दिन के अंदर 4 रिसीट बुक लगी, 200 एडमिशन्स हुए। आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड कि ये सब क्या हो रहा है। लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। और तब से मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। अपनी स्टोरी से मैं आप लोगों को सिर्फ जो भी ये वीडियो को आज देख रहा है उन्हें यही बताऊंगी कि जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लो। लाइफ आपको कितनी भी मुश्किल सिचुएशंस में डाले, गिव अप मत करना, अपने पे भरोसा रखना, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पूरी दुनिया आप पे भरोसा ना रखे, आप खुद पर भरोसा कीजिए और बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, उस पर भरोसा कीजिए और आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और अंत में मैं यही कहूँगी, खुद से जीतने की जिद है मुझे खुद ही को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।